कहानी की शुरुआत में हमें नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर 2 साल पहले का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने एवलिन साल्ट नाम करके एक लड़की को पकड़ रखा था। ये लोग एवलिन को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि तुम हो कौन, हमें अपनी सच्चाई बताओ। दरअसल इन कोरियाई सोल्जर्स को लग रहा था कि एवलिन एक अमेरिका की जासूस है और वो इनके देश में जासूसी करने के लिए आई है। फिलहाल ये लोग एवलिन को पकड़ लेते हैं और उसे काफी हद तक टॉर्चर करते हैं। ये लोग एवलिन को काफी हद तक टॉर्चर करते हैं लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एवलिन को छुड़ाने के लिए कोई आया है। दरअसल उसका नाम विंटर है जो एवलिन को छुड़ा करके अपने साथ लेकर के जा रहा था। कोरिया और अमेरिका इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। अमेरिका वाले कोरिया के एक एजेंट को छोड़ देते हैं और इधर से कोरिया वाले एवलिन को छोड़ देते हैं। जब विंटर उसे अपने साथ लेकर के जा रहा था तब एवलिन उससे कहती है कि रूल के मुताबिक एक एजेंट को बचाने के लिए पूरे मिशन को मुसीबत में नहीं डाल सकते। जिस पर विंटर कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारा जो प्रेमी है वो न जाने कितने नेता मंत्री से जाकर के बात किया और उसी की वजह से तुम यहाँ से छूट पा रही हो। दरअसल दोस्तों उसका नाम था माइक जो एवलिन से बहुत प्यार करता है। अगर वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं किया होता तो एवलिन का छूटना नामुमकिन था। एवलिन उससे कहती है कि मैं एक CIA की एजेंट हूँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता है, हम दोनों ने एक साथ एक अच्छा वक्त बिताया है और अब बेहतर यही है कि तुम मुझे छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो। मैं अपने साथ तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। जिस पर माइक कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये जिंदगी है इसे मैं तुम्हारे साथ जीना चाहूंगा। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। एवलिन यह सब सुन करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। आज से 2 साल पहले माइक ने जिस तरीके से एवलिन को बचाया था यह देख करके एवलिन ने उसे अपना दिल दे बैठा है। एवलिन को बचा करके वापस लाने के बाद माइक उससे शादी कर लेता है और वैसे आज इनका शादी का सालगिरह था। 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी एवलिन CIA की एजेंट है, मतलब उसने काम को छोड़ा नहीं है और उसके साथ जो विंटर था वो अभी भी काम कर रहा है। आज एनिवर्सरी थी इसलिए एवलिन जल्दी घर जाना चाहती थी। ये जैसे निकलने वाले थे तो उसी वक्त एक स्टाफ भागते हुए आता है और वो इन्हें बताता है कि एक रूसी आया है जो हमें कुछ जानकारी देना चाहता है। इन्हें लगा कि वो कुछ खास जानकारी लेकर के आया होगा, इसलिए ये लोग रूसी से बात करने के लिए चले जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसका नाम था ओर्लो और वो सिर्फ एवलिन साल्ट से बात करना चाहता था, इसीलिए सिर्फ एवलिन उससे बात करने के लिए अंदर जाती है। हालांकि इनके बीच जो बातें होने वाली थी वो बाहर के लोग भी सुन रहे थे। वो एवलिन से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। एवलिन भी उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अब अंदर आ गई है तो कहानी तो सुनना ही होगा। तो अब जब वो कहानी सुनाना शुरू करता है तब हमें 1975 का सीन दिखाया जाता है। ये वो समय है जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर हो रहा था। एक दिन अमेरिका के जिम्नासियम में सासा नाम करके एक सोवियत पहलवान आती है। यहाँ उसकी मुलाकात पहली बार नुमोरा से हुआ। पहली नजर में इन दोनों को प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी कर लिया। शादी के 1 साल बाद ही इन्हें एक बच्ची की प्राप्ति भी हुई, लेकिन इनकी किस्मत शायद बहुत खराब थी क्योंकि उस बच्ची को तेज बुखार हो गया और उसकी मौत हो गई। उस बच्ची की मौत हुई और उसे दफनाया भी गया, लेकिन असल में नुमोरा की बच्ची जिंदा थी, बस वो किसी और की अमानत हो चुकी थी। जिस शख्स ने उसकी बच्ची को चुरा लिया था या फिर किडनैप कर लिया था वो रूस का बहुत बड़ा जासूस था। उस शख्स ने एक षड्यंत्र का जाल बुना था और वो षड्यंत्र था अमेरिका की बर्बादी। षड्यंत्र की शुरुआत हुई एक अमेरिका के वासी से जिसका नाम था ली हार्वे। वो रूस गया और वो वहाँ 3 सालों तक रहा। 3 सालों के बाद जब वो अमेरिका वापस लौट करके आया तब वो ली नहीं बल्कि एलेक बन चुका था जो अब एक रूस का जासूस था। 1963 में राष्ट्रपति केनेडी का कत्ल करने के बाद एलेक ने इस षड्यंत्र को पहली बार सफलता दिलाई। इस तरह वो सोवियत यूनियन का हीरो बन गया। फिर उस महान जासूस को ऐसे ही बहुत सारे एलेक तैयार करने की इजाजत मिल गई। सैकड़ों जासूस लड़के लड़कियां जिन्हें रूसी से अमेरिकन बना दिया गया। एक प्रार्थना घर में नोमुरा की बेटी के साथ तमाम बच्चों को रूसी से पहले अंग्रेजी सिखाई जाती थी। अमेरिका के तौर तरीके, उनकी संस्कृति कूट कूट करके इनमें भरा जाता था। कड़ी प्रशिक्षण और शारीरिक तनाव से उस महान जासूस ने ढेर सारे बच्चों को
लोहे जैसे कठोर जासूस तैयार किए। उस नोमुरा की बच्ची को एक अमेरिकन बच्ची के साथ बदल दिया गया। वो अमेरिकन परिवार जो रूस में घूमने के लिए आया था वो एक एक्सीडेंट में मारे गए और फिर नोमुरा की बच्ची को उसी परिवार का वारिस बना करके अमेरिका लाया गया। वो लड़की अपनी असलियत छुपा करके उस दिन के इंतजार में है जब वो अमेरिका पर हमला करेगी और अब वो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। वो लड़की अब न्यूयॉर्क शहर जाएगी रूस के राष्ट्रपति को जान से मारने के लिए। जिस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति की आखिरी रस्म पूरी होगी। उसकी बातें सुन करके इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक रूसी था और अपने ही राष्ट्रपति को जान से मारने की बात कर रहा था। विंटर कहता है कि बस करो, अब बकवास बहुत हो गया। इतना सुनते ही जो एवेलिन थी वो कमरे से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी ओर्लो कहता है कि उस लड़की का नाम है एवेलिन साल्ट। एवेलिन का नाम सुनते ही सब के सब दंग रह जाते हैं क्योंकि इनके पास एक मशीन थी जिससे सच और झूठ का पता किया जा सकता था। इस मशीन के जरिए इन्हें मालूम चलता है कि ओर्लो ने अभी तक जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। इसलिए अब इन लोगों को एवेलिन पर डाउट होने लगता है। वो जैसे यहाँ से बाहर निकलने वाली थी तो उसी वक्त डेनियल उसे रोक देता है। दरअसल डेनियल एक FBI का एजेंट है और वो इस केस को हैंडल कर रहा है। वो एवेलिन से कहता है कि मशीन सच पकड़ लेती है। तभी एवेलिन कहती है कि उस मशीन को मैं 6 में से 5 बार हरा सकती हूँ, उसकी मुझे ट्रेनिंग दी गई है और उसे भी ट्रेनिंग दी गई है। के बाद एवेलिन बाहर आ जाती है क्योंकि वो अपने पति के पास कॉल करना चाहती थी। जब वो कॉल करती है तो शायद माइक काम में बिजी था इसलिए वो उसका कॉल नहीं रिसीव कर पाता। दरअसल एवेलिन को डाउट हो रहा था कि उसके पति की जान खतरे में है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि डेनियल उसे कहता है कि जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इतना कहने के बाद डेनियल उसे ले जा करके पूछताछ वाले कमरे में बंद कर देता है। इधर हमें ओर्लो को दिखाया जाता है जिसको लेकर के बिल्डिंग के बाहर जा रहे थे, लेकिन लिफ्ट में ही वो दोनों एजेंट पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। जब इन्हें इस बारे में पता चलता है तब ये लोग कैमरा को चेक करते हैं। कैमरे के जरिए इन लोगों को मालूम चलता है कि उसने दोनों एजेंट को जान से मार दिया है। जब ये लोग ओर्लो के बारे में छानबीन करना शुरू करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। ये लोग एक फोटो देखते हैं जिसमें वो रूस के राष्ट्रपति के साथ में था। इन लोगों को यह भी मालूम चलता है कि वो अभी भी रूस के सुरक्षा सेना में है। इधर जो एवेलिन थी उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो वॉशरूम का बहाना बना करके बाहर आ जाती है। कैमरे के जरिए डेनियल को भी मालूम चल जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सारे दरवाजों को तुरंत बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से एवेलिन जा करके एक कमरे में फंस जाती है। एवेलिन को पकड़ने के लिए डेनियल अपनी पूरी फोर्स लेकर के आता है। इस बीच एवेलिन को भी मौका मिलता है, वो केमिकल का इस्तेमाल करके कुछ बना लेती है। दरवाजा तोड़ करके जैसे ही फोर्स अंदर आती है तो उसी वक्त एवेलिन उसी चीज से इन पर हमला कर देती है जिसकी वजह से सभी सोल्जर घायल होकर के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एवेलिन एक गन लेकर के खिड़की के पास जाती है और गन से खिड़की के कांच को तोड़ देती है। इस तरीके से वो बिल्डिंग के बाहर आ जाती है और ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते। इधर जो विंटर था वो डेनियल से कहता है कि वो जरूर अपने घर पर गई होगी क्योंकि उसे अपने पति की बहुत फिक्र हो रही है। इधर हम देखते हैं कि एवेलिन सच में भाग करके सीधा अपने घर पर ही जाती है। अंदर जाने के बाद वो बार बार माइक को आवाज लगा रही थी लेकिन माइक घर पर नहीं था। यहाँ एवेलिन को एहसास हो जाता है कि माइक को किडनैप कर लिया गया है। उसी वक्त डेनियल अपनी पूरी टीम को लेकर के एवेलिन के घर पर आ जाता है। ये लोग दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर जाते हैं और एवेलिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें एवेलिन नहीं मिलती है क्योंकि वो खिड़कियों के सहारे बाहर चली गई थी। विंटर कहता है कि वो डरी हुई है इसलिए वो भाग रही है, उसे डर है कि कहीं तुम उसे गिरफ्तार न कर लो। डेनियल कहता है कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, इस तरह भागने से वो बच नहीं पाएगी। बिल्डिंग से उतर करके जब एवेलिन यहाँ से जा रही थी तो उसी वक्त विंटर भी बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और वो एवेलिन को देख लेता है। एवेलिन को भी जैसे ही इन सब के बारे में मालूम चलता है तो वो भी अपनी जान बचा करके भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती है। दोनों तरफ से फोर्स आ करके उसे घेर लेती है। एवेलिन दोनों तरफ से घिर चुकी थी। वो डेनियल से कहती है कि मुझे अपने पति की जान बचानी है, मुझे जाने दो। डेनियल कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें खुद को हमारे हवाले करना होगा। एवेलिन को मालूम चल गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग उसे गिरफ्तार करके ही रहेंगे। उसी वक्त एवेलिन को एक ट्रक दिखाई देता है जो कि सामने की तरफ से आ रहा था। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो ब्रिज के ऊपर से उसे ट्रक के ऊपर जंप कर देती है। इस तरीके से दोस्तों एवेलिन भागने में
में कामयाब हो जाती है। वो यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क जाकर के पहुँचती है, जहाँ वो एक होटल बुक करती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसके पास तो ढेर सारे हथियार हैं। मतलब कि ये बात सच है कि वो न्यूयॉर्क इसलिए आई है क्योंकि वो रूस के राष्ट्रपति को जान से मारना चाहती है। मतलब कि ये बात भी सच है कि वो एक रूसी जासूस है। तो आज वो दिन है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति का आखिरी रस्म पूरा होने वाला है। जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी और यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे और इन्हीं को जान से मारने के लिए यहाँ एवलिन भी आई हुई थी। यहाँ पर हम विंटर और डेनियल को देखते हैं जो खास एवलिन के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे। चर्च के अंदर जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति लोगों के सामने जाते हैं उन्हें भाषण देने के लिए। इधर हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड जाने के लिए एक बंकर का इस्तेमाल करती है। हालांकि इस दौरान उसका सामना कुछ सैनिकों से होता है जिन्हें वो मार गिराती है। इस वक्त वो अंडरग्राउंड एरिया में थी और वो एक गैजेट की मदद से यहाँ पर धमाका करती है। धमाका इतना खतरनाक होता है कि आसपास की पूरी जमीन हिल जाती है। जमीन टूटने की वजह से रूस के राष्ट्रपति नीचे जाकर के गिर जाते हैं। धमाके के बाद लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगते हैं। इधर नीचे के साइड में जो एवलिन थी वो रूस के राष्ट्रपति को गन से शूट कर देती है। गन चलने की आवाज जैसे ही डेनियल सुनता है तो वो भाग करके उस लोकेशन पर जाता है जहाँ वो राष्ट्रपति को देखता है जो जमीन पर मरे पड़े हुए थे। यहाँ एवलिन पहले से ही डेनियल पर गन तान रखे थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो डेनियल को गन से शूट नहीं करती, बल्कि एवलिन के पास अभी भी भागने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी वो खुद को सरेंडर कर देती है। अब ये हादसा हुआ था न्यूयॉर्क में, इसीलिए ये पूरा केस न्यूयॉर्क के पुलिस के हाथों में था। इसीलिए विंटर और डेनियल ये दोनों इस केस को अपने हाथों में नहीं ले पाते। न्यूयॉर्क की पुलिस एवलिन को पकड़ लेती है और गाड़ी में बैठा करके उसे थाने में लेकर के जाने लगती है। जब पुलिस उसे लेकर के जा रही थी तब एवलिन को मौका मिलता है और वो पुलिस वालों पर हमला कर देती है। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है तो एवलिन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। कार से बाहर आने के बाद वो धीरे से यहाँ से निकल जाती है। बोट की मदद से वो एक लोकेशन पर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात ओर्लो से होती है। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ओर्लो भी उसके साथ मिला हुआ है और इन्हीं लोगों ने माइक को उसके घर से किडनैप किया था। अब जैसे कि राष्ट्रपति को मार करके एवलिन ने ये साबित कर दिया कि वो अभी भी इनके टीम में है, लेकिन यहाँ ओर्लो को ये जानना था कि कहीं एवलिन माइक को दिल तो नहीं दे बैठी है। इसीलिए ओर्लो उसके सामने ही माइक को पानी में डुबा करके उसे जान से मार देता है। यहाँ एवलिन भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो गन के निशाने पर थी। अगर वो कुछ भी करती तो उसे भी जान से मार दिया जाता। पानी में डूबने की वजह से माइक की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ एवलिन कुछ नहीं करती है, इसलिए इन्हें एवलिन पर पूरा भरोसा हो जाता है। जिस टीम में बच्चों को रूसी जासूस बनने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था उसी में एवलिन भी थी। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों के साथ एवलिन ने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। इसके बाद ओर्लो उसे अंदर लेकर के जाता है और वो एवलिन से कहता है कि जिस प्लेन में तुम सफर करने वाली हो उसमें एक इंसान आकर के तुमसे मिलेगा, आगे तुम्हें क्या करना है वो सारी जानकारी वो तुम्हें देगा। इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे, हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। यहाँ एवलिन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो बोतल से ओर्लो पर हमला कर देती है। उसी बोतल को उसके गले में घुसा करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो जा करके कुछ गन्स और बॉम्ब्स को लेकर के बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो धमाका करती है और गन से सभी लोगों को शूट करने लगती है। एक एक करके वो सबको जान से मार देती है। दरअसल वो इन सबको मार करके माइक का बदला ले रही थी क्योंकि वो भी माइक से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो जा करके उसी प्लेन में बैठ जाती है जहाँ उसे जाने के लिए कहा गया था। कुछ समय के बाद प्लेन के अंदर स्नाइडर नाम करके एक इंसान आता है। उसको देखते ही एवलिन उसे पहचान लेती है। दरअसल ये भी एवलिन के टीम में ही था, उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। बस इनकी मुलाकात लगभग 3-4 सालों के बाद हो रही थी। यहाँ वो एवलिन को बताता है कि हमारा मिशन है उस सुरंग तक पहुँचना जो राष्ट्रपति के दफ्तर से 8 मंजिल नीचे है और इसी जगह पर राष्ट्रपति मौजूद होंगे। मैं राष्ट्रपति के दफ्तर में नेटो के जरिए 3 सालों से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना करके आराम से अंदर ले जा सकता हूँ। वो एवलिन को अपना असिस्टेंट बना करके अंदर लेकर के जाता है, लेकिन एवलिन का पूरा होलिया ही बदल देता है। इधर हमें राष्ट्रपति को दिखाया जाता है जो अपने दफ्तर में जा रहे थे और उनके साथ में विंटर भी था। राष्ट्रपति
रूसी जैसे ही लिफ्ट में से बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त स्नाइडर एवलिन को नीचे धक्का दे करके एक एजेंट के पास से गन को छीन लेता है। गन को लेने के बाद वो राष्ट्रपति को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो राष्ट्रपति को गन से शूट कर पाता उससे पहले ही बॉडीगार्ड उसे गन से शूट कर देते हैं। स्नाइडर के हाथों में एक रिमोट था जिसके बटन को वो दबा देता है। बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। राष्ट्रपति को कुछ नहीं होता क्योंकि उन्हें फिलहाल लिफ्ट के अंदर बंद कर दिया गया था। एवलिन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो फौरन ऊपर की तरफ भाग जाती है। दरअसल वो उस सुरंग के पास जा रही थी जो राष्ट्रपति के दफ्तर के पास है। इधर जो बॉडीगार्ड थे वो राष्ट्रपति को फौरन लेकर के उनके दफ्तर में चले जाते हैं। दफ्तर के अंदर आने के बाद राष्ट्रपति को मालूम चलता है कि रूसी मिसाइल्स का तापमान कम हो रहा है, जिसका मतलब ये था कि रूसी हमला करने के लिए अपने मिसाइल्स को तैयार कर रहे हैं। यह देखते हुए राष्ट्रपति भी सरहद के पास अपनी सुरक्षा बढ़ा देते हैं। रूस मिसाइल से इन पर हमला करने वाला था, इसलिए राष्ट्रपति भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे थे। वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके परमाणु हथियार को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब वो यहीं पर बैठ करके जब चाहे तब मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। इधर हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो राष्ट्रपति के दफ्तर की तरफ ही आ रही थी। उसका सामना दो एजेंट से होता है जिन्हें वो जान से मार देती है, लेकिन गलती से वो कैमरे में दिख जाती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति को भी मालूम चल जाता है कि उन्हें मारने के लिए कोई आ रहा है। इसीलिए उसे खत्म करने के लिए वो अपने स्पेशल फोर्सेस को भेज रहे थे, लेकिन तभी अचानक से विंटर इन पर फायर हो जाता है। वो गन को छीन लेता है और दफ्तर में बैठे जितने भी लोग थे सभी को वो शूट करके उन्हें जान से मार देता है। आखिरी में बचे हुए थे सिर्फ राष्ट्रपति, जिससे वो कहता है कि मिसाइल्स को लॉन्च करो, लेकिन वो मना कर देते हैं, इसीलिए वो उन्हें भी गन से शूट कर देता है। उसी वक्त यहाँ पर एवलिन आ जाती है जो राष्ट्रपति को मारते हुए विंटर को देख लेती है। इस तरीके से यहाँ पर एवलिन को भी मालूम चल जाता है कि इन दोनों का मिशन सेम है। एवलिन उससे कहती है कि मैंने कभी तुम्हें अपनी टीम में देखा नहीं, जिस पर विंटर कहता है कि तुमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं तुमसे एक क्लास पीछे था। टीम में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं था, तुम ओरलो की फेवरेट थी, लेकिन अफसोस मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए मुझे चुना गया है। यहाँ एवलिन को मालूम चलता है कि वो लगभग 3 से 4 देशों पर मिसाइल्स को लॉन्च करने वाला है। दरअसल वो इन सब पर मिसाइल इसलिए लॉन्च कर रहा था क्योंकि वो लाखों मुसलमानों को मार करके उन्हें अमेरिका के खिलाफ भड़काना चाहता था और यही उसका मिशन था। लेकिन तभी एवलिन उससे कहती है कि मुझे अंदर आने दो, तुम मेरे इतने करीब थे लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। विंटर उसकी बात मान करके गेट खोलने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी विंटर के सामने एक सच्चाई का खुलासा होता है। टीवी के जरिए उसे मालूम चलता है कि रूस के राष्ट्रपति अभी भी जिंदा हैं, जबकि एवलिन ने उन्हें गन से शूट कर दिया था। न्यूज पर यह भी बताया जा रहा था कि उन्हें गन से शूट नहीं किया गया था, बल्कि किसी जहरीली मकड़ी का जहर दिया गया था, इसीलिए उनका शरीर पैरालाइज हो गया था, लेकिन फिलहाल वो ठीक हो गए हैं। अब इस तरीके से विंटर को मालूम चल जाता है कि एवलिन अपनी टीम से गद्दारी कर रही है। वो एवलिन से कहता है कि जिस तरीके से माइक ने तुम्हें कोरिया के लोगों से बचाया था, उसी वक्त तुम उसे अपना दिल दे बैठी थी। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम अब हमारे साथ नहीं रही, तुम्हें माइक को अपना साथी बनाना था, पति नहीं, इसीलिए मैंने ओरलो से उसे किडनैप करवा दिया। जब वो पूछता है कि माइक अभी है कैसा, तब एवलिन बताती है कि मैंने ओरलो को जान से मार दिया, जिस पर विंटर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, वरना मैं उसे जान से मार देता। CIA में तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए मैंने ही उसे डराया धमकाया। वो चाहता था कि तुम इस मिशन से जिंदा वापस लौट करके आओ, पर मुझे किसी पर इल्जाम लगाना था, इसलिए मैंने तुम्हें फंसाया। यह सब जान करके एवलिन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए वो राष्ट्रपति के जरिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है। इतने में एवलिन भी गन के जरिए दरवाजे को तोड़ करके अंदर आ जाती है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। एवलिन बस इस मिसाइल को लॉन्च होने से रोकना चाहती थी। मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जैसे ही विंटर बटन दबाने के लिए जा रहा था, तो उसी वक्त एवलिन फिर से विंटर पर हमला कर देती है।
है। उसी वक्त यहाँ पर स्पेशल फोर्स भी आकर के पहुंच जाती है। एवलिन बटन दबा करके मिसाइल को लॉन्च होने से रोक देती है और तभी स्पेशल फोर्स उसे गन से शूट भी कर देते हैं। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि एवलिन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। जब पुलिस वाले एवलिन को लेकर के जा रहे थे तब उसे एक मौका मिलता है। वो विंटर पर हमला करती है और हथकड़ी उसके गले में फंसा देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही विंटर की मौत हो जाती है। पुलिस वाले उसे ले जाकर के हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और फिर उसे लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में डेनियल भी बैठा हुआ था जो एवलिन से कहता है कि आखिर तुमने विंटर को क्यों मारा, जिस पर एवलिन कहती है कि जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं राष्ट्रपति के इतने करीब थी फिर भी मैंने उनकी जान नहीं ली। तुम भी मेरे निशाने पर थे, मैं तुम्हें भी जान से मार सकती थी और तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि वहाँ से भागने का मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैं किसी भी तरीके से बस उन तक पहुँचना चाहती थी जिन लोगों ने मेरे माइक को किडनैप किया था। भले ही वो मेरी टीम थी लेकिन मैं उनका साथ छोड़ चुकी थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, मेरी पहचान, मेरे माता पिता, यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरे माइक को भी जान से मार दिया। उसी वक्त डेनियल के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें साफ लिखा हुआ था कि जहाँ ओर्लो और उनके साथी मारे गए वहाँ साल्ट के फिंगरप्रिंट का निशान है, जिससे ये साबित होता है कि साल्ट ने ही उन लोगों को जान से मारा है। डेनियल को भी थोड़ा यकीन हो जाता है कि एवलिन सच कह रही है। एवलिन कहती है कि मैं उन सबको खत्म करना चाहती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि विंटर के जैसे और कितने हैं। ठीक उसी वक्त डेनियल उसे थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। दरअसल एवलिन के हाथों से हथकड़ी छुड़ाने के लिए वो ये सब कुछ नाटक कर रहा था, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर न्यूयॉर्क की पुलिस भी बैठी हुई थी, इसलिए वो ये काम डायरेक्ट नहीं कर सकता था। तभी एवलिन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो हेलीकॉप्टर से जंप कर देती है। वो जाकर के सीधा समुद्र में गिरती है और गायब हो जाती है। मतलब कि वो दोबारा पुलिस वालों के हाथ में नहीं आती है, वो फरार हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।